नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से बिहार स्पेशल की कक्षाएं 68वीं बीपीएससी के लिए लेकर उपस्थित हूँ। हम लोग बिहार का भूगोल देख चुके हैं बिहार के स्पेशल में, और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था भी देख चुके हैं। आज से हम एक नए टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं जो है बिहार की अर्थव्यवस्था, और इस टॉपिक का जो प्रारंभ है हम बिहार का बजट के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिहार के बजट में हमें किन किन बिंदुओं को देखना है। तो बिहार का बजट 2022-23, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे उसमें पहला होगा बजट 2022-23 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विभागवार विभिन्न विभागों में किस विभाग को अधिक राशि की आवंटन है। तो विभागवार राशि का आवंटन कभी काल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस विभाग में अधिक राशि को आवंटित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राजस्व जो होता है उसमें परसेंटेज अंश किसका कितना है। हो सकता है इतनी गहराई पे जाके बीपीएससी का पूछने का ट्रेंड नहीं रहा है, किंतु हो सकता है कि यहाँ तक पूछ लिया जाए। यूपीएससी तो बहुत गहराई में जाके पूछती है, लेकिन अभी जो चेयरमैन साहब आए हैं और जिस तरह से वो तुरंत नया नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम जो है इतना आसान नहीं रह जाएगा जितना अभी तक माना जाता रहा है। आप देखिएगा कि हाल फिलहाल में जब से वो आए हैं बहुत सारे चेंज तेज़ी से हो रहा है, खासकर सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जानते होंगे कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, केवल एक एग्ज़ाम यही नहीं कराती है और सब भी एग्ज़ाम कराती है। जैसे आप देखिएगा इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है, फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होता है, किंतु ये जो एग्ज़ाम है इनके चार्म लाइट है, यानी सबसे ज़्यादा ध्यान जो आकर्षित करता है, इनको सम्मान दिलाता है, वो एग्ज़ाम है जो इन संस्थाओं को पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित बनाता है, सम्मानित करता है, वह है सिविल सेवा का एग्ज़ाम। तो यह राज्य सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, वो बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है इसलिए। और बीपीएससी में जो अभी फिलहाल चेयरमैन साहब हैं वो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लेके काफ़ी चेंज कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन का जो हम देखते थे सतही पूछ लिया जाता था, शायद आने वाले वर्षों में ये अभी रहेंगे 1-1.5 साल तक कार्यकाल इनका है, तो वो इस तरह का फॉर्मेट ला दे, शायद यूपीएससी का वो तुलना में उसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए, और जितना सतही पूछा जाता है उससे कहीं ज़्यादा गहराई में जाके पूछा जाए। तो इसलिए हम वहाँ से भी सोच के आपके लिए कंटेंट बना के और आपको सामने पढ़ा रहे हैं कि भाई आप कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमसे गाइड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाभ की स्थिति में होंगे। तो राजस्व जो होता है उसमें हम अंश वाइज परसेंटेज देखेंगे कि कहाँ से किस बिहार में जो राजस्व आता है बिहार सरकार का, वह राजस्व आय, ये पूंजीगत आय नहीं होगी। पूंजीगत और राजस्व आय में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या अंतर होता है, उसमें किसका कितना अंश है। फिर हम देखेंगे स्कीम वाइज आवंटन, कई सरकार की स्कीम चलती है। फिर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड। उसके बाद देखेंगे बजट के 6 मुख्य पिलर, 6 मुख्य सूत्र या पिलर। उसके बाद एक अम्ब्रेला स्कीम है, और ये आत्मनिर्भर बिहार के उद्देश्य से है 7 निश्चय 2। तो इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। आइए तथ्य से प्रारंभ करते हैं। तो तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो है बजट 2022-23। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, और एग्ज़ाम का जो डेट है वो 12 फरवरी है। और उसके पहले जो बजट हमारे काम का है वो बजट 2022-23 ही होगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम का डेट टलता नहीं है, तो अगर 12 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद ही नया बजट आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि फरवरी लास्ट वीक में बजट सेशन होता है और उस समय राज्य सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है।
तो अभी हमारे काम का जो बजट है वो 22-23 ही है। बजट के बारे में आप जानते होंगे, बजट हमेशा अगले वित्तीय वर्ष के बारे में प्रस्तुत किया जाता है। और बजट जो होता है सिंपल भाषा में जान लीजिए, ये अगले वित्तीय वर्ष का सरकार का जो है आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, कि सरकार एक अनुमानित अंदाज पेश करती है कि हमको इतना आय होने वाला है, उसमें बताती है कि विभिन्न मदों में इतना यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से आय होगी, और विभिन्न मदों में खर्चा बताती है कि यहाँ इतना इतना खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बजट उसे हम कहते हैं आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसे हम बजट के नाम से जानते हैं। यह बजट जो है 2022-23 का है। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो बजट प्रस्तुत किया बिहार में वो कौन व्यक्ति थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा बजट प्रस्तुत करता है। तो बिहार में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे तारकिशोर प्रसाद, जो कि डिप्टी सीएम भी थे, और उस समय भाजपा और जदयू गठबंधन नीति सरकार थी। अभी बिहार में सरकार चेंज हो गया है, आप ये जानते ही होंगे। 10 अगस्त को जो नई सरकार बनी है उसमें जदयू और राजद का गठबंधन है, जबकि जब बजट आया था उस समय भाजपा और जदयू का गठबंधन था। और उस समय भाजपा कोटे के डिप्टी सीएम थे, उस समय 2 डिप्टी सीएम थे, एक रेणु देवी और एक तारकिशोर प्रसाद। तो तारकिशोर प्रसाद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी देख रहे थे, अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि वित्त मंत्री भी वही थे और उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। तो शायद पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो तारकिशोर प्रसाद। तो पहला, तो आप ये याद रखें, तारकिशोर प्रसाद, इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया। और आप अगर डेट नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं 28 फरवरी 2022 को इन्होंने इस वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, चूँकि इसमें आंकड़े ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, कंसेप्चुअल जानकारी यहाँ कम बताई जाएंगी, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बीपीएस से पूछने का अभी तक ट्रेंड नहीं रहा है। तो जो ट्रेंड है उसको भी हम लेकर चलेंगे, थोड़ा सा विजनरी अप्रोच अपनाते हुए अनुमान करेंगे कि किस तरह के भविष्य में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और यही इन्हीं 2 आधारों पे हम अपने क्लास को सीमित रखेंगे, यानी क्लास का डिस्कशन इन्हीं 2 अप्रोच से चलेगा। तो आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो पहला आंकड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। इस बजट में बताया गया है कि जो राज्य को कुल प्राप्ति है, यानी कुल आय होने वाला है, वो है, आप लिखिए, कुल प्राप्तियाँ। आय को प्राप्तियाँ वहाँ बताया जाता है बजट में। तो कुल प्राप्तियाँ 2,37,891 करोड़ रुपया। $2,37,891 करोड़ रुपया का आय का अनुमान सरकार को है। अगर आप पॉइंट इसके बाद भी लिखना चाहते हैं तो 9.4 करोड़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम पॉइंट नहीं लिखवाना चाहते हैं, एक मोटा मोटी ही आप अंदाज रखिए। 2,37,000 करोड़ 891 रुपया की प्राप्ति होने वाली है, यानी आय। अब व्यय भी आप जान लीजिए कि व्यय क्या है। तो कुल जो व्यय अनुमानित है वह है 2,37,691 करोड़ रुपया। अगर इसके बाद पॉइंट भी आप याद रखना चाहते हैं तो 1.9 लिख लीजिए। ऐसे पॉइंट आप नहीं याद करें तो अच्छा रहेगा, मोटा मोटी अंदाज आप रखिए। तो यह रहा 2 महत्वपूर्ण डाटा जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से बनाए भी गए हैं। ठीक है, तो आय जो होने वाला है वो है 2,37,891 करोड़ रुपया का, और व्यय जो होने वाला है वो है 2,37,691 करोड़ रुपया का। यानी आप अंदाज कर सकते हैं कि सरकार जो है वो सरप्लस में है, आप एक मोटा मोटी अनुमान कर सकते हैं। अब एक और डाटा देखते हैं कि पिछले वर्ष से यह कितना ज़्यादा का बजट है, क्योंकि ऐसे सरकार अपना जब प्रशंसा करती है, उपलब्धियों को गिनाती है, तो एक यह भी डाटा पेश किया जाता है सरकार के द्वारा कि जब हम पिछले वर्ष बजट पेश किए थे उस समय टोटल आकार यह था, अभी टोटल आकार यह है। इससे
यह होता है कि माने सरकार विकासात्मक कार्य या जो है खर्चा जो बढ़ा रही है, इसका मतलब सरकार का राजस्व भी बढ़ रहा है या इकोनॉमी बढ़ रही है। यह सरकार की उपलब्धियों में हमेशा काउंट होता है। आप केंद्र सरकार पे देख लीजिए या विश्व स्तर की भी जो सरकारें हैं ऐसे ही अपना बजट प्रस्तुत करती है, एक ये ट्रेंड है वर्ल्ड लेवल पर। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी ऐसी करती है। तो विगत वर्ष से यह जो बजट है यानी ये जो प्राप्तियां दिखाएगा वो कितना का ज़्यादा है, ठीक है, वो है 19,000 आकार में वृद्धि, हम यहाँ पर लिख देते हैं आकार में वृद्धि, और यह है 19,388.49 करोड़। यानी पिछले बजट से जो इस बार का बजट आकार है वो ज़्यादा है। यानी सरकार दिखा रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, और सरकार इसका श्रेय लेगी कि ये जो बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं मेरी नीतियों से बढ़ रहा है। और सरकार कह रही है कि ये जो बढ़ा हुआ बजट है कितने का है, 19,388.49 करोड़। इतना बजट आकार पिछले वर्ष से ज़्यादा है। अब आइए कुछ और चीज़ों को जानते हैं। सरकार का कहना है, एक और डाटा देखिए कि जो हमारा व्यय होगा उसमें एक परसेंटेज वाइज देखा जाता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब दोनों को डिफरेंस जान लीजिए। राजस्व और पूंजीगत ये दो शब्द हमेशा बजट में देखने को मिलते हैं और ये बार बार आपको आएंगे। प्राप्तियों में भी इसका काउंट होगा, उल्लेख होगा, और व्यय में भी। तो राजस्व ऐसा होता है, अगर व्यय में इसका परिभाषा व्यय के रूप में इसको परिभाषित किया जाए तो व्यय ऐसा होता है राजस्व व्यय को इस रूप में परिभाषित करेंगे कि उससे किसी तरह की परिसंपत्ति की निर्माण नहीं होती है। तो पॉइंट नंबर 1, राजस्व व्यय एक ऐसा मद है जिसमें किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। और पॉइंट नंबर 2, राजस्व व्यय उसे कहेंगे जिसमें सरकार की किसी भी प्रकार की देनदारी में कमी नहीं आती है। तो अगर ये दो बिंदु किसी भी व्यय में देखने को मिले कि अगर परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है और देनदारी भी कम नहीं हो रही है तो उसे हम राजस्व व्यय कहेंगे। इसके ठीक उलट पूंजीगत व्यय वह होता है जिसमें परिसंपत्ति का निर्माण होता है और नहीं तो सरकार की देनदारी में कमी आती है। अगर एग्जाम्पल से इसे समझना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर सरकार किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है तो यह परिसंपत्ति निर्माण हुआ और यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। लेकिन सरकार अगर अपने कर्मचारियों को पेमेंट करती है, वेतन देती है, तो इससे किसी तरह का परिसंपत्ति निर्माण नहीं हुआ और किसी तरह का देनदारी यानी जो सरकार ने ऋण लिया है उसमें भी कमी नहीं आई, इसलिए यह राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। तो इस बार का राजस्व व्यय जो व्यय है उसमें राजस्व व्यय का जो परसेंटेज है इससे सरकार का जो बजट का प्रगतिशील है या प्रतिगामी है आकलन होता है कि कौन मद पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। डैट मीन्स सरकार का जो बजट है, इसको वित्तीय अनुशासन शब्द एक टेक्निकल यूज किया जाता है। तो वित्तीय अनुशासन कैसा है इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और दूसरा कि सरकार कितना प्रगतिशील बजट बना रही है, क्योंकि फ्यूचर में माना जाता है कि जो सरकारें अगर पूंजीगत व्यय ज़्यादा करती है उसमें उसे चूँकि परिसंपत्ति निर्माण होता है और उसे भविष्य में राजस्व जनरेट होने का उम्मीद रहता है या लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, इसलिए उसे अच्छा माना जाता है। वहीं राजस्व व्यय में चूँकि किसी तरह का परिसंपत्ति निर्माण नहीं होता है, ऊपर से देनदारी भी कम नहीं होती है, तो वैसे बजट को प्रगतिशील नहीं माना जाता है और उसे खराब माना जाता है। तो सरकारें यह ध्यान रखती है कि कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीगत व्यय पे पैसा बढ़ाया जाए। तो इस बार राजस्व व्यय जो है वो टोटल व्यय में अपना जो हिस्सेदारी है वो है 80.76%। ये एक डाटा है, आप याद रखिएगा। यानी जो टोटल व्यय होने वाला है उसमें राजस्व व्यय की जो हिस्सा है वो 80.76% है। एक मोटा मोटी 80% आप याद रखिएगा। और जो पूंजीगत व्यय है वो है 19.24%। तो यह दो महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर आप मेंस का आंसर भी राइटिंग लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया है,
तो अगर आप सुझाव देना चाहें तो इस तरह से सुझाव दे सकते हैं कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की ज़रूरत है, कम पूंजीगत व्यय देखा जा रहा है, जो अगर पूंजीगत व्यय होगा तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा, और तरह के फायदे हैं। तो इस तरह से आप अपने मेंस के लिए भी ये सब डाटा याद करके रखते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी है राजस्व बचत, ठीक है। राजस्व बचत से तात्पर्य है कि ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं और जो राजस्व खर्चे हैं उनके बीच का अगर अंतर प्लस में है यानी बचत हो रहा है, अगर माइनस में है तो घाटा जा रहा है, यानी सरकार का राजस्व नुकसान कहा जाएगा, राजस्व घाटा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है बिहार में कि सरकार जो है राजस्व शेष में यानी बचत में है। तो जो बचत है उसका हम डाटा नहीं देंगे आपको, केवल परसेंटेज में, अगर हो सकता है पूछे तो परसेंटेज ही पूछता है अधिकांश, इसलिए, और डाटा का हमें बोझ भी नहीं लेना है, क्योंकि एक मोटा मोटी हमको बजट के बारे में खाका अनुमान होना चाहिए। अगर डाटा आप याद करने चलिएगा तो इतना डाटा है कि आप भूल जाइएगा, और केवल यही एक सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें हमेशा एक आउटपुट अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है कि कम मेहनत में कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और यही अप्रोच के साथ मेरी भी अपनी इच्छा है कि क्लास कराया जाए, जिससे कि आपको कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ मिले। तो राजस्व बचत जो है राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय का अंतर होता है, और यह जो है इस बार 0.64% है, यानी इतना परसेंट जो राशि है वो राजस्व प्राप्तियों का बच जा रहा है। यानी सरकार जो है यह राजस्व कह सकती है कि हम राजस्व अधिशेष की स्थिति में हैं। अगर डाटा आप नोट भी करना चाहें तो लिख लीजिए, हम बता देते हैं 4747.84 करोड़ है, यानी 4747.84 करोड़ राजस्व बचत है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक और डाटा, वो है कि राजकोषीय घाटा, एक टर्मिनोलॉजी आता है राजकोषीय घाटा। तो इस बार के जो बजट के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है, और यह जो है ये VVI हो जाता है, क्योंकि इसमें विगत वर्षों में कई बार प्रश्न बनाए गए हैं और संभावना है कि आगे भी बनाए जाते रहेंगे। तो सरकार का राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है इस बार 3.47% है, और जो ये परसेंट अनुमानित किया जाता है वह टोटल GSDP, एक टर्मिनोलॉजी होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और इसको अगर आप बेसिक में पढ़ते होंगे, फिर भी मैं यहाँ एक बार जिक्र कर देता हूँ आपके साथ, कि एक राज्य के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य, कुल जो होता है कुल मौद्रिक मूल्य, वह उस राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। और इसी के टर्मिनोलॉजी में, इसी के परिप्रेक्ष्य में यह राजकोषीय घाटा का अनुमान यहाँ पर दिया गया है। आप इसे बजट के रूप में मत लगाइएगा, तो ध्यान रखिएगा, कभी काल पूछा जा सकता है। पूर्व में भी आप जान लीजिए कि 2021-22 में यह जो है राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना था, वह था 2.97%। और 67वीं BPSC एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ है, जिसका पेपर कैंसिल हुआ था 8 मई को, उसमें यह पूछा भी गया था, तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे एक दो और तथ्य देख लेते हैं। जो इस बार सरकार व्यय का अनुमान कर रही है वह दो और कैटेगरी आधारों पर बांटा जाता है। एक होता है विकासात्मक, यानी विकास के लिए कितने खर्च होंगे, और एक होता है गैर विकासात्मक, यानी जिससे विकास न होकर केवल हम उसे मान सकते हैं कि राजस्व खर्चा होगा। तो विकासात्मक जो व्यय है वो उस पर खर्चा, यानी टोटल व्यय का विकासात्मक व्यय वह हमारा होने जा रहा है 66.37%। तो आप 66 ही केवल याद रखेंगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर दिया रहेगा तो मोटा मोटी ये रहेगा, और नहीं तो फिर आप एग्जैक्ट, हमको लगता है कि एग्जामिनर ऐसा गलती नहीं करेगा कि आपको इधर उधर पॉइंट में ढुलमुल कराएगा, ऐसा ऑप्शन बनते भी नहीं है। तो मुझे अंदाज है या अनुमान है, कह सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन नहीं बनाए जाते हैं कि 66.27, 66.17, या तो 66 रहेगा या 65 रहेगा या 64 रहेगा, इसी तरह के रहेगा। तो अगर 66 भी आप याद रखते हैं तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो विकासात्मक व्यय जो है वह इस बार
सॉरी 67 पॉइंट है, 67.37 है, 67.37, ठीक है, 67.37% है। और गैर विकासात्मक व्यय जो है वह है 32.637, यानी 32.63% जो है गैर विकासात्मक व्यय होगा, और विकासात्मक व्यय जो होगा वो 67.37% होगा, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण डाटा है। अब एक हम देखेंगे कि इस बार 22-23 में आर्थिक वृद्धि दर, एक टर्मिनोलॉजी आता है सरकार का, आर्थिक वृद्धि दर, कि सरकार किस तरह से इस बार अनुमान लगा रही है कि इसका कितना ग्रोथ हमारा होगा इकोनॉमी में। तो विकासात्मक ये देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या है 22-23 में। तो 22-23 में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान, आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जो है वह सरकार के द्वारा जो अनुमानित है वो है 9.7%। यह अनुमानित है, अभी एग्जैक्ट नहीं आया है। जब भी आप बजट पढ़िएगा तो दो तरह के डाटे होते हैं, एक एस्टिमेटेड अनुमानित और एक एक्चुअल होता है, कि जो अब 1-2 साल बाद आप देखिएगा कि 22-23 में जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता देगा कि कितना रहा 22-23 में, एग्जैक्ट कितना विकास रहा, ये 2 साल बाद आएगा डाटा। किंतु जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पे, जी हम पढ़ेंगे आगे आर्थिक समीक्षा, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन करती है कि एक संभावित है कि इतना जा सकता है, और वो एक अनुमानित ही होता है। तो डाटा हमेशा दो होंगे, एक अनुमान वाला, एक एग्जैक्ट, ठीक है। तो यह अनुमानित है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि बजट का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बजट का उद्देश्य है, भाई बजट जब बनाया जा रहा है तो कुछ उद्देश्य भी होंगे। तो बजट का उद्देश्य है इकोनॉमी डेवलपमेंट और दूसरा है पब्लिक वेलफेयर। यानी आर्थिक विकास और जन कल्याण, ये बजट के उद्देश्य हैं। अब चलिए हम दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, और यह बिंदु हमारा है विभागवार वितरण। आइए देखते हैं। विभागवार वितरण, इसमें सबसे ज़्यादा इस बार जिस विभाग को राशि दिया गया है खर्च करने के लिए, वह विभाग है शिक्षा विभाग, ठीक है। तो शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है खर्च करने के लिए, और यह जो राशि है लगभग 22.20% है। कितना? 22.20% शिक्षा विभाग को राशि दी गई है खर्च करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो विभाग है वह है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास विभाग दूसरे स्थान पे है, और इस विभाग को जो राशि प्राप्त हुई है वह है 15.19%, ठीक है। तो दूसरा जो विभाग है जो सर्वाधिक राशि प्राप्त किया है वह है ग्रामीण विकास, और तीसरा है समाज कल्याण, ठीक है, समाज कल्याण, और इस विभाग को मिला है 8.91%, ठीक है, सॉरी 19% है, 19%। तो यह 3 क्रम वाइज विभाग हैं जिन्हें सर्वाधिक राशि दी गई है इस बजट में। पहला है शिक्षा विभाग 22.20%, दूसरा ग्रामीण विकास 15.19%, तीसरा है समाज कल्याण 8.19%, ठीक है। अब अगर आपके ऑप्शन में एक और टर्मिनोलॉजी रहे तो आप उसे सही करिएगा। ये रहा अलग अलग सेपरेट विभाग। अगर एक और टर्मिनोलॉजी ये आ जाए कि अन्य सभी में अन्य विभाग, ठीक है, अन्य विभाग, तो यह सबसे ज़्यादा है।
अगर यह नहीं रहे तब तो शिक्षा विभाग होगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में अन्य विभाग रहे तो अन्य में कई डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग केवल अकेले है। तो अन्य विभाग में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है 22.99%। ठीक है, 22.99% ये अन्य में है। तो अगर अन्य विभाग रहे तो सर्वाधिक इसमें है, ऑप्शन में यह सही हो जाएगा। किंतु अगर यह नहीं रहे तब शिक्षा होगा, दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास है और तीसरे नंबर पर समाज कल्याण है। अब हम देखते हैं राजस्व में अंश। आइए देखते हैं राजस्व में अंश। अभी मैंने बताया कि राजस्व जो होता है, जो सरकार का इनकम का स्रोत होता है, और इसमें यानी सरकार को किसी तरह का राजस्व आय उसे कहते हैं, आपको बेसिक में पढ़ना होता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं यहाँ पर, जिससे सरकार के ऊपर किसी तरह की देनदारी क्रिएट नहीं होती है। सरकार के ऊपर किसी तरह की देनदारी क्रिएट ना हो उसे हम राजस्व आय कहेंगे। और राजस्व जो होता है राज्य सरकार को, वो विभिन्न तरह से प्राप्त होता है, कुछ राज्य का होता है, कुछ केंद्र से प्राप्त होता है। तो ये जो बास्केट बनता है जिसमें कई तरह के इनकम के स्रोत है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, हो सकता है प्रश्न बनाया जाए, इस कारण मैं यहाँ इसको ले लिया है, मैंने शामिल किया है। तो आप इसको एक देख लीजिए। तो जो राज्य बिहार राज्य को जो सबसे ज़्यादा इस राजस्व इनकम में योगदान होता है वह केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है उससे होता है। तो केंद्रीय करों में अंश, इससे सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है बिहार सरकार को, और यह लगभग 46% के करीब होती है। ठीक है, केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है उससे सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति बिहार सरकार को होती है। फिर दूसरा है केंद्रीय अनुदान। ठीक है, 2 नंबर पे जो है वो केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होते हैं या सहायता, उससे सर्वाधिक राशि की प्राप्त होती है, और यह होता है लगभग 30%। ठीक है, जो राजस्व इनकम में है। और तीसरा जो है, जो सरकार का खुद का राजस्व है उससे होता है, और सरकार का खुद का जो राजस्व है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो राज्य का राजस्व, और इसका हिस्सा जो है राज्य का राजस्व, और इसका जो हिस्सा है वो है 24%। ठीक है, यह 24% है। अब राज्य के राजस्व में भी जो 3 महत्वपूर्ण विभाग जो है सर्वाधिक कंट्रीब्यूट करते हैं, आप एक याद करने के लिए बस इसे रखिएगा, मैं बस बता देता हूं। सबसे ज़्यादा वाणिज्य कर विभाग कंट्रीब्यूट करता है, जिसे हम देहाती या देसी भाषा में कह सकते हैं बिक्री कर विभाग। जो आप देखते होंगे इसके बीपीएससी में एक पोस्ट आता है सीटीओ का, सेल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य कर विभाग का अधिकारी होता है, वो बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है। सरकार का बिक्री कर बढ़िया से संग्रहण हो, कलेक्ट हो, उसके लिए वो ये काम देखता है। फिर दूसरा जो है निबंधन विभाग कंट्रीब्यूट करता है सरकार के राजस्व में। जो राज्य का अपना राजस्व होता है उसमें 2 नंबर पे जो सबसे कंट्रीब्यूट करने वाला है, पहला है वाणिज्य कर विभाग, दूसरा है निबंधन विभाग। निबंधन विभाग जहां हम अपनी संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाते हैं, जैसे आपने कोई मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, जमीन खरीदा, तो वो निबंधन विभाग। और तीसरा जो है वो परिवहन विभाग है। जो आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो, और उसके बाद भू राजस्व विभाग, यानी जो किसान है वो जो लगान देता है वो। तो ये 4 क्रम वाइज विभाग है जो सरकार के, राज्य सरकार के राजस्व में सर्वाधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम ये अगला बिंदु जो देखेंगे कि सेवाओं वाइज खर्चा कहाँ पर सरकार ज़्यादा कर रही है। अब देखिए ये टोटल बजट है, आप बजट पढ़ रहे हैं, और इन बिंदुओं को प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण ये हो ही जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लिख रहे हैं इकोनॉमी में, या मान लीजिए कि आप इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन डाटा का अगर आपको याद है तो अपने क्वेश्चन का प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए, एग्जामिनर को और अट्रैक्ट करने के लिए आप यूज करके जहाँ जिस संदर्भ में और ज़्यादा अपने क्वेश्चन को प्रामाणिक बना सकते हैं। तो वहाँ भी मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अभी हम जो बजट पढ़ रहे हैं या आगे आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, उनके जो डाटा है मेंस आंसर में भी
मेंस एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे हमेशा याद रखें। अब देखेंगे हम सेवाओं वाइज सर्वाधिक व्यय कहाँ हो रहा है। सर्वाधिक व्यय सेवा वाइज, सर्वाधिक व्यय, तो इसमें दो मद सर्वाधिक है। पहला तो जो है वह है सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं जो फर्स्ट नंबर पे है, जहाँ सर्वाधिक व्यय हो रहा है उसमें है पहला सामाजिक सेवाएं। यहाँ पर सरकार जो व्यय कर रही है अपने टोटल व्यय का 40.20% कर रही है। सामाजिक सेवाओं से क्या तात्पर्य है, तो सामाजिक सेवा के अंतर्गत आप शिक्षा का खर्च रख सकते हैं, स्वास्थ्य का खर्च रख सकते हैं, जलापूर्ति का खर्च रख सकते हैं, स्वच्छता का खर्च रख सकते हैं, ये सामाजिक सेवाओं का भाग है। अब दूसरा है सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवाएं, सामान्य सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आएंगे, तो जो सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन देती है, पेंशन देती है, या न्याय प्रदान करने के लिए न्याय के अधिकारी की नियुक्ति करती है, उनका पेमेंट या जो उसका खर्चा जो मेंटेन करने के लिए, या जो सरकार के कार्यालय है उनका मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्च होते हैं, तो इन खर्चों को सामान्य सेवाओं में गणना किया जाता है और यह है 27.82%। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण डाटा है जो ये बताते हैं कि सरकार का व्यय जो है कहाँ पे ज़्यादा फोकस है सेवाओं वाइज। तो पहला सामाजिक से, यानी सरकार इस समय जीवन के जो अभी आप देखिएगा कि अभी पिछले 2-3 वर्षों से केंद्र सरकार का जो एम है वो इस पे है कि लोगों को जीवन को कैसे अधिक ऊंचा उठाया जाए, किस तरह से लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। तो इस अप्रोच पे काम किया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि बिहार सरकार अपना बजट जो है वो सही दिशा में, प्रगतिशील दिशा में रखी हुई है और प्रगतिशील दिशा में जा रहा है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो इस बार के बजट में है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो इस बार के बजट में की गई है। पहला तो घोषणा यह है कि 38 मेगा स्किल सेंटर के बनाए जाएंगे। ठीक है, जानते होंगे आप कि बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है और 38 डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्किल सेंटर का स्थापना किया जाएगा। आप एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते होंगे, मानव संसाधन। आप ये भी जानते होंगे कि बिहार जो है पूरा इंडिया में 3 नंबर पे जनसंख्या के नंबर में आता है, मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या राज्यों में बिहार का आई है। अब बिहार के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और बिहार जो अपना सबसे बड़ा संसाधन रखता है वो मानव संसाधन है। और अगर इसको हम स्किल कर दे तो माना जाता है कि जो अभी इकोनॉमी हमारी है उससे कई गुना ज़्यादा इकोनॉमी का आकार और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो जाएगी। यानी आज मान लीजिए बिहार से माना जाता है कि बिहार एक लेबर सप्लायर स्टेट है, तो अगर वो लेबर जो है स्किल लेबर हो तो ज़्यादा इनकम करेगा और ज़्यादा बिहार को कंट्रीब्यूट करेगा। जो बिहार में भेजने वाला वो भेजता है अपना पैसा, वो ज़्यादा भेजेगा। तो सरकार का इस पर फोकस है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा स्किल सिखाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिला में एक एक स्किल सेंटर हम खोलेंगे। दूसरा है कि पटना में देसी जो गाय होती है, देसी गाय आप जानते होंगे 2 तरह के गाय हुए, एक तो हमारे जो विदेशी गाय है जैसे जर्सी जो काली कलर की होती है, और एक देसी जो उजली गाय हमारी होती है, या एक लाल कलर का होता है, वो माना जाता है कि मिश्रित है, माने उसका देसी और विदेशी का एक मिश्रण है। लेकिन देसी जो उजली गाय है वो हमारी देसी गाय मानी जाती है, यानी लोकल हमारे स्थानीय जो हमारा देश है उस जलवायु में उस मिट्टी पे रहने वाली। उन गायों के संरक्षण के लिए अभी केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। तो पटना में इन्हीं गाय को संरक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है गोवंश विकास संस्थान। तो गोवंश विकास संस्थान, इसकी स्थापना होगी पटना में और इसका उद्देश्य मैंने बताया कि देसी जो गाय हैं देसी नस्ल के उनका संरक्षण करना है। और एक सरकार का ये भी इस बार का घोषणा है कि अब जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा स्टेट है, तो बिहार अपना औद्योगिक विकास करना चाहता है और उसी व्यू से इस बार का घोषणा है बजट में कि 7 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो 7 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की घोषणा इस बार है और साथ में एक
बिहटा में आईटी पार्क की स्थापना का घोषणा है। बिहटा में आईटी पार्क का स्थापना की जाएगी। आईटी पार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह पार्क होगा जहां विभिन्न तरह की इंफॉर्मेशन से संबंधित जो हमारे सेवाएं होती हैं उसका एक बिजनेस सेंटर होगा। बिजनेस सेंटर आप मान सकते हैं। जैसा अगर आप पटना में रहते होंगे तो बुधा कॉलोनी में अगर जाइएगा तो इस समय टाटा का वहाँ पर खुला हुआ है एक, तो वो आप अंदाज कर सकते हैं कुछ उसी तरह का। माने वहाँ पर टाटा का नहीं होगा और सब जो हमारी सर्विस कंपनियाँ हैं जो हमारा आप जानते होंगे आउटसोर्सिंग हम लोग करते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होता है अमेरिका को, जो विकसित कंट्री है उनको, तो वहाँ पर वो एक हब होगा। पार्क का मकसद यह हुआ। ठीक है, बिहटा में ही एक पेट्रोकेमिकल संस्थान की स्थापना की भी घोषणा है। पेट्रोकेमिकल संस्थान बनाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ टेक्नोलॉजी संस्थान है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं रही इस बार के बजट का। अब हम आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड को। ट्रेंड से क्वेश्चन पूछने का तो बीपीएससी में कोई परंपरा नहीं रही है, यूपीएससी में यह परंपरा रही है। तो हम हालांकि यहाँ पर ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि जो आयोग का, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, चेयरमैन साहब है वो काफ़ी चेंजेज ला रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर भी अब थोड़ा टफ आए, और उस हिसाब से मैं कुछ चीज़ों को गेस कर पा रहा हूँ जहाँ तक। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की उम्मीद है, क्योंकि वो लोग भी यूपीएससी के पेपर देखते हैं और उसका एक अनुकरण तो होता ही है एक हद तक। तो वहाँ जब ट्रेंड पूछने का इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आप देखिएगा, यूपीएससी आजकल ट्रेंड बेस क्वेश्चन एक आध जो है रखती है अपने पेपर में, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ स्टेट में भी पूछा जाए। आइए देखते हैं ट्रेंड को। ट्रेंड में पहला जो चीज़ है वो आप रखिए कि पिछले एक दशक में ऐसा देखा गया है कि बिहार ने 10% से अधिक की वृद्धि दर मेंटेन किया है। और पिछले वर्षों में मेंस पे इस पे क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन यह था कि बिहार विगत एक दशकों में 10% या राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर अर्जित करने वाला राज्य रहा है, फिर भी बिहार में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है और लोग पलायन करके जाते हैं। तो बेरोजगारी से लिंक कर दिया गया था कि विकास कितना सफल रहा है या असफल रहा है, आप एक टिप्पणी करिए। तो पहला ट्रेंड ये रहा है कि 10% से अधिक वृद्धि दर एक दशक में सरकार ने या बिहार ने कंटिन्यू अपना वृद्धि दर रखा हुआ है। तो पहला ट्रेंड तो यह है। दूसरा है कि एक दशक में जब वृद्धि हुई है तो इसका परिणाम भी तो आएगा। तो बिहार, जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले तक, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार अगर मान लिया जाए तो राज्यों में सर्वाधिक गरीब स्टेट माना जाता था। उस समय राज्य में लगभग आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे थी, किंतु अब बिहार जो है पूरे राज्यों में सेकंड स्थान पे। पहला जो है गरीबों के मामले में उड़ीसा का स्थान आता है और तब जाके दूसरा स्थान बिहार का है। और इन जो 10 वर्षों में है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया कि बिहार में गरीबी में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई। तो इसी का परिणाम है विकास का। तो बिहार में एक दशक में गरीबी में 20%, जो बहुत ही काफ़ी सराहनीय उत्साहजनक परिणाम है, यह 20% की गिरावट आई है। ठीक है, पहले यह 53% कुछ था, जो कि अब जो है वो 33% कुछ है। तो एक डाटा आप यहाँ नोट कर सकते हैं, अभी जो गरीबी है 33.7% है। तो यहाँ से जो डिक्रीज हुआ है यह काफ़ी सराहनीय है और इसमें यह श्रेय या क्रेडिट बिहार सरकार को जाता है। आप जो हमेशा बिहार सरकार या सरकार का हम रोना रोते रहते हैं, इन सब उपलब्धियों को हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, और ऐसे सभी चीज़ों को हमें एग्जामिनर के सामने पॉजिटिव वे में रखने का मेंस में ज़रूरत होता है। इसको मेंस में नोट अगर आप लिखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं। इन्हीं पिछले वर्षों में साक्षरता दर में भी बिहार ने एक काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है और यह 15% का वृद्धि यहाँ पर हुआ है। जो अभी वर्तमान में किसी भी देश का या राज्य का विकास मापने का जो कुछ प्रतिमान है, स्टैंडर्ड है,
उनमें इन आधारों का रखा जाता है कि आपने क्या यहाँ गरीबी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, साक्षरता कितना है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है, ठीक है। तो इन आधारों पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहले का एक जो धारणाएं बन गई थी, बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, तो आप देखिएगा कि वो धारणाएं टूट रही है। बिहार ने बहुत अच्छा भी अपना उपलब्धि अपने खाते में, अपने झोली में रखा है। तो ये साक्षरता जो है एक दशक में 15% का अचीवमेंट बहुत बड़ा होता है। आप इसको अगर राज्यों से तुलना करके देखिएगा या देश से, तब आपको ये स्पष्टता आएगी कि हाँ कितना ये बड़ा अचीवमेंट है। अब एक और ट्रेंड इसको हम देख लेते हैं, वो है कि जानते हैं सरकार भी ऋण लेती है, हम लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऋण लेते हैं। तो ऋण जो है वो सरकार जो लेती है वो कहीं ना कहीं भविष्य के संभावनाओं के लिए, और प्रत्येक विकासशील देश जो है माना जाता है, इकोनॉमी में आप पढ़िएगा कि वो एक ऋणग्रस्त ही देश होता है, क्योंकि वहाँ अभी इस तरह का संसाधनों का विकास करना होता है, तब जाके सरकार के पास राजस्व का अधिशेष होता है। तो बहुत सारे ऐसे उसको कल्याणकारी काम करने होते हैं, लोगों के बीच जो गरीबी है उसको निवारण के लिए, भुखमरी के निवारण के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा के लिए, तो वो कर्ज में ही रहेगा। तो बिहार भी एक मान सकते हैं कि हमारे राज्यों में विकासशील राज्य है, ठीक है। और वहाँ जो ऋण सरकार लेती है इन्हीं कार्यों के लिए, तो एक ट्रेंड यहाँ देखने को मिला है कि अगर 1993-94 में देखा जाए तो सरकार का जो ऋण होता था वो 64.7% होता था, और यह किसके संदर्भ में, उस समय के जीएसडीपी के जितने डाटे प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ एक नोट कराना चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखिएगा, ये सब जो डाटा प्रस्तुत किया जाता है वो राज्य के जीएसडीपी के संदर्भ में होता है। और जीएसडीपी मैं बता चुका हूँ कि एक वित्तीय वर्ष में उस राज्य में टोटल जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसको हम जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और 1993-94 में देखा जा रहा था कि राज्य का जो कर्जा था इसी जीएसडीपी का 64.7% था, किंतु अभी जो 2019-20 का वर्ष यानी कोरोना के पहले वाला जो था उस समय तक यह घट के आ गया था 32.6%, यानी लगभग आधा हो चुका था कर्ज। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी उस समय हम ज़्यादा कर्ज में थे, अभी हम बहुत कम कर्ज में थे। हालांकि कोविड के समय सरकार को बहुत सारा वेलफेयर काम करना पड़ा, तो थोड़ा सा इसमें वृद्धि देखने को मिला है, फिर भी अब कोई माने ज़्यादा वृद्धि नहीं है, और यह थोड़ा ही हुआ है, और यह 2022-23 में जो बढ़ के है 38.7% रहने का एक अनुमान है, तो थोड़ा सा ही वृद्धि है। तो यह एक ट्रेंड आप रख सकते हैं अपने मेंस में भी, और यहाँ भी ट्रेंड एनालिसिस में अगर पूछता है तो क्या बिहार में लोक ऋण में गिरावट देखने को मिली है या कमी देखने को मिली है, ज़्यादा देखने को मिला है या बराबर रहा है, क्वेश्चन तो इस पर बनाए ही जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 93-94 से अगर तुलना किया जाए तो उसमें एक गिरावट की ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हालांकि कोविड-19 के बाद थोड़ा सा उसमें वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि जो बिहार सरकार जो है वो जो ऋण प्राप्त करती है उसमें सर्वाधिक ऋण जो उसे मिलता है वो नाबार्ड एक संस्था है जो ग्रामीण विकास और कृषि के लिए बनाई गई संस्था है, उससे प्राप्त होती है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बिहार एक एग्रीकल्चर प्रधान राज्य है और वहाँ ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये आपस में जो है एक दूसरे के पूरक है। नाबार्ड जो है चूँकि ग्रामीण विकास के लिए बनाया गया है और कृषि विकास के लिए, और बिहार इन्हीं दो प्रकार का स्टेट दिख रहा है, तो वहाँ ज़्यादा पैसा जो मिलता है ऋण के रूप में वो नाबार्ड से मिलता है। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नहीं भी पूछा जाए तो आप इन सब चीज़ों से अपने मेंस का जो नॉलेज है उसको समृद्ध करते हो वहाँ यूज करिए। इकोनॉमी के क्वेश्चन में, कहीं कहीं पॉलिटी के भी क्वेश्चन में, और कहीं कहीं करेंट से भी इकोनॉमी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं वहाँ भी, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं जो 6 पिलर हैं उसको, तो जो बजट के 6 मुख्य सूत्र हैं उसको देखते हैं। तो 6 मुख्य सूत्र यानी जिसपे इस बार बजट का मेन फोकस है, इस बार का बजट का जो मेन फोकस है वो यह है। इसमें से पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार का एक क्वेश्चन था जो री एग्जामिनेशन हुआ है सरस्वती बीपीएससी, उसमें एक क्वेश्चन था, आप देखिएगा कि 7 निश्चय का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। तो क्वेश्चन तो बनाया ही जा सकता है बजट के ऊपर अगर बनाया जाएगा तो, कि इनमें से कौन मुख्य सूत्र नहीं है। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं इसको,
एग्जामिनर चेक कर सकता है। तो स्वास्थ्य, पहला है स्वास्थ्य मुख्य सूत्र के अंतर्गत, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है उद्योग एवं उद्योग में निवेश, उद्योग एवं उद्योग में निवेश। अगला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। अगला है आधारभूत संरचना, और उसके बाद है कल्याण। कल्याण। अब अगर आप इन पिलरों पे ध्यान दें तो यहाँ आप एक जोड़ लीजिएगा, आधारभूत संरचना में शहरी एवं ग्रामीण दोनों। हालांकि वहाँ बजट में पहले ग्रामीण आया है, यानी इनसे भी, इन शब्दों के हेर फेर से भी आप सरकार का कहाँ पर ध्यान है ये ज्ञात होता है। शब्द बड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वहाँ पे आपको नज़र रखना चाहिए। बजट में जो है पहले ग्रामीण आया है तब शहरी आया है, यानी अभी भी सरकार का मेन फोकस ग्रामीण है, क्योंकि वहाँ आज भी सर्वाधिक जनसंख्या रह रही है। अगर आप बिहार का जनसंख्या चैप्टर पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है ज्योग्राफी में, तो वहाँ पर आप पढ़िएगा डाटा कि अभी भी जो 85% जनसंख्या जो है गांव में रह रही है। ऐसे 11 के जनगणना का जो डाटा है वो कह रहा है कि 88 पॉइंट कुछ है, 29 पॉइंट, और उसका शहर में 11 पॉइंट कुछ है। लेकिन नया एक सर्वे आया है और इस बार एक क्वेश्चन में भी था कि शहर में कितना जनसंख्या रह रही है न्यू डाटा के अनुसार, तो 15.3% था। तो आप अगर 85% जनसंख्या गांव में रह रही है तो स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र में कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है राज्य में, इसलिए उसके विकास के लिए ज़्यादा खर्च करने का सरकार का एम है, लक्ष्य है। तो आप अगर इन 6 पिलरों को देखिएगा तो एक मोटा मोटी मान रखिए, अब कुछ बचता ही नहीं है, इसमें सब समाहित है, सारे फील्ड समाहित है। तो आप इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए तो पूछ लिया जाए कि मुख्य सूत्र जो बनाए गए हैं इस पर, जिस पर बजट बनाया गया है उसमें इसमें कौन शामिल नहीं है। अब हम देखेंगे कि स्कीम वाइज सरकार कहाँ ज़्यादा खर्च कर रही है। तो स्कीम वाइज सर्वाधिक व्यय, आप जानते होंगे कि सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है विभिन्न सेक्टर के लिए। जो समस्याएं अगर सरकार को लगता है उनके निवारण के लिए या अपने विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हैं योजना चलता है। उन योजनाओं में कहाँ किस योजना को सर्वाधिक तरजीह दे रही है इससे पता चलता है, और तब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है और सरकार का क्या भविष्य का योजना है। तो स्कीम वाइज सर्वाधिक व्यय, इसमें नंबर 1 पे है SSA। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान पे यहाँ हम डाटा नहीं बताएंगे क्योंकि उन आंकड़ों में उलझने का कोई फालतू का वो माथापीची है, उसमें उससे कोई लाभ है नहीं ज़्यादा। अगर पूछना होगा तो ऐसे ही सर पूछ सकती है BPSC, नहीं तो आंकड़े पे बहुत मुझे कम विश्वास है कि पूछेगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इतना आंकड़ा याद रखना किसी कंपटीशन में संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं, करंट है, उसके बाद और हिस्ट्री है, फैक्चुअल, कई सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा आंकड़ा याद करना है। तो स्कीम वाइज जो है सर्वाधिक व्यय जो हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान में, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित एक सरकार की प्रमुख योजना है। दूसरा जो है वो है सबके लिए आवास में, सबके लिए आवास, और इसमें भी आप जानते होंगे कि सरकार शहरों के लिए और गांवों के लिए अलग करती है आवास की व्यवस्था। तो ग्रामीण जो है उसमें सर्वाधिक, यानी शहर में नहीं। अभी मैंने बताया कि गांव में सर्वाधिक जनसंख्या रह रही है, तो सरकार का एम है कि उसको पहले ज़्यादा फोकस करना है। तो सबके लिए आवास ये जो योजना है, जिसे लोकप्रिय भाषा में गाँव में इंदिरा आवास योजना कहते हैं आजकल, हालांकि वो नाम बदल चुका है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उस योजना पे सर्वाधिक व्यय सरकार का हो रहा है, ठीक है। और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
तो आप यहाँ लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो यहाँ देखिएगा कि तीनों जो है उसमें 2 ग्रामीण विकास से संबंधित है, ठीक है। तो सरकार का आप एम समझ सकते हैं। अब चलिए अब आते हैं एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकार का है, वो है 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 2, अब 2 है तो कोई फर्स्ट भी रहा होगा, आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट पहले आया था 2015 से 20 के कार्यकाल में, उस समय भी सीएम हमारे श्री नीतीश कुमार जी ही थे और अभी भी वही हैं। तो उसी को जो वो कम उपलब्धि रही, चाहे जहाँ देखा गया कि जहाँ अचीव हम कर लिए तो और क्या किया जा सकता है, तो उसका मूल्यांकन करते हुए ये 7 निश्चय 2 लाया गया है। 1 15 से 20 के लिए था और यह जो है 20 से 25 के लिए है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ इसी में चुनाव भी होते हैं, इसी में 15 में चुनाव हुआ था, तो 15 से 20 के लिए, फिर 20 में चुनाव हुआ, तब 25 में चुनाव होगा। तो सरकार जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में चुनाव होता है, तो उसी हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है। अब इसके लिए ये ध्यान रखिए कुल बजट कितना है पहला, तो कुल बजट जो अलॉट है इसके लिए 7 निश्चय 2 के लिए इस वर्ष वह है 5,000 करोड़ रुपये का। तो पहला तो ये जानकारी हुआ। उसके अंतर्गत ये 7 निश्चय में 7 वो निश्चय कौन कौन से हैं, इसी पे क्वेश्चन इस बार था 67वीं बीपीएससी में, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो आप एक एक करके उन 7 निश्चयों को जान लीजिए। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और इस पहला निश्चय को ही सर्वाधिक बजट एलोकेट किया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि इन 7 निश्चयों में सर्वाधिक बजट किसका है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि युवा प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये जो पहला निश्चय है इसी को सबसे ज़्यादा बजट मिला हुआ है इन 7 निश्चयों में। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। सक्षम महिला। और तीसरा जो है वह है हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अगला है चौथा, वो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अगला है स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। अगला है सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता। और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये जो निश्चय बनाए जाते हैं उसके पहले सरकार एक सर्वे कराती है कि आखिर बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं, और उसका जो मेन समस्याएं हैं उसको टारगेट करके ये प्रोग्राम लाए जाते हैं। और इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर बिहार को, जैसे आत्मनिर्भर भारत था उसी अनुसार आत्मनिर्भर बिहार के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए। तो आप इन 7 निश्चयों में आप देखिएगा कि वो सारा कुछ शामिल है जो बिहार के आप अगर नज़र दौड़ाए तो समस्या है, ठीक है। और इस बात का क्रेडिट तो माननीय हमारे सीएम को जाता ही है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। मैं इसके लिए बहुत हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि अगर महिलाएं हमारे समाज में दोयम दर्जे की स्थिति में होंगी तो हमारा समाज न लोकतांत्रिक होगा और न वो समाज प्रगतिशील माना जाएगा। तो इस मायने में माननीय जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। हाँ, उन्हें शिक्षा देने के लिए महिलाओं को या रोजगार के लिए, और रोजगार अगर हो जाए तो वो ऐसे भी पुरुष के अधीन नहीं रहेंगी, क्योंकि माना जाता है कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से अगर सशक्त है तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऐसे ही सशक्त हो जाता है। और राजनीतिक रूप से भी उन्होंने देखिएगा कि पंचायतों में, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दे रखा है। सुलभ संपर्कता के लिए स्टेट में रोड कनेक्टिविटी अच्छी की जा रही है
और इसमें पहले टारगेट था कि 6 घंटे में बिहार के किसी कोने से आप राजधानी पहुँचे, अब यह 5 घंटा कर दिया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में सरकार का टारगेट है कि अब गाँव में भी सफाई के लिए कर्मी रखे जाएंगे और उसको नियुक्त किया जाएगा सरकार की ओर से, और स्वच्छता पे काफ़ी अच्छा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और सक्षम महिला वाला जो है, सशक्त महिला सक्षम महिला, उसमें आप देखते होंगे 35% रिजर्वेशन और महिला उद्यमी योजना चलाया गया है। और अभी सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि केवल हम नियुक्ति में ही आरक्षण नहीं देंगे, बल्कि पोस्टिंग में भी 35% आरक्षण होगा। यानी मान लीजिए कि 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, इसका 35% जो पोस्टिंग होगा वो महिलाओं के जिम्मे ही होगा। तो एक बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। तो इस तरह से यह हमारा आज का बजट का सेशन पहला क्लास इकोनॉमी का समाप्त होता है। आपका कोई अगर सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई और भी आप चाहते हैं हमसे क्लास तो वो भी बताइए। आपका हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।